अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। बजट की खुसूसी ट्रांसमिशन में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, इस बजट के हवाले से जो अब से कुछ घंटे के बाद पेश किया जाना है, तमाम तर नज़रें इस बात के ऊपर हैं कि एक आम आदमी को इसमें क्या रिलीफ मिलता है। पिछले 3 साल में महंगाई की वजह से लोग काफ़ी हद तक परेशान रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये हुकूमत अब ये दावा कर रही है कि वो जो बुरा वक्त था, जो मुश्किल, जो कड़ा वक्त था, वो अब गुजर चुका है। अब अच्छे दिन आने लगे हैं और नए पाकिस्तान का वो जो ख्वाब था उसके हम करीब तर होते जा रहे हैं। इप्सॉस की जानिब से कल एक सर्वे सामने आया है, ये पब्लिक सर्वे है, और उस सर्वे के अंदर एक पार्ट के अंदर ये भी बताया गया कि एक आम आदमी, उन्होंने अपने सर्वे के अंदर ये सवाल किया कि एक आम आदमी क्या अपने घर को ख़रीदने के हवाले से, अपना घर ख़रीदने के हवाले से या कोई गाड़ी ख़रीदने के हवाले से, क्या उसको वो कॉन्फिडेंस है, मुआशी तौर पर क्या वो इतना मुस्तहकम है कि वो कोई घर या गाड़ी ख़रीद सकता है। 86% लोगों ने ये राय दी कि हमारे लिए इतना बड़ा फ़ैसला करना इन मुआशी सूरत हाल के अंदर बहुत मुश्किल है। अपने इस सेगमेंट के अंदर, अपने इस 1 घंटे के अंदर जो हम डिस्कशन करेंगे, अपने पैनलिस्ट का मैं इंट्रोडक्शन कराता हूं। हमारे साथ ज़ैगम रिजवी साहब मौजूद हैं, जो कि चेयरमैन हैं नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम के। इसके साथ साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं सुनील मंच साहब, जो को फाउंडर हैं पाक व्हील्स के, और ऑटोमोबाइल सेक्टर के ऊपर जो है वो खबरें भी देते हैं, रिपोर्टिंग भी करते हैं, तज्जिया भी देते हैं इन मामलात के ऊपर। और हमारे सीनियर एंकर पर्सन हैं और बिज़नेस कॉरेस्पॉन्डेंट हैं शहबाज राना साहब, वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तो इन ख़ास तौर पे इन 2 सेक्टर्स के हवाले से, क्योंकि इसका आम आदमी से ताल्लुक़ है, उस पर ज़रा तफसील से इस 1 घंटे में हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं ज़ैगम साहब के पास जाऊँगा, क्योंकि वो इस वक्त हाउसिंग से रिलेटेड हैं, तो ज़रा मैं उनसे सबसे पहले बात करूँगा। ज़ैगम साहब, ये बताइएगा कि 50 लाख घर का वादा किया गया था प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की जानिब से इलेक्शन से पहले। अभी तक जारी बात उन फिगर्स के हम करीब तरीन तो नहीं है, लेकिन कम से कम आपका जो हाउसिंग प्रोग्राम है ये लॉन्च किया गया एक आम पाकिस्तानी के लिए, उसके लिए आसान बनाने के लिए कि वो अपना घर खरीद सके। 2 years लेफ्ट नाउ इन द नेक्स्ट इलेक्शंस, कितना करीब हैं हम उस विजन से, उस ख्वाब से जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने दिया था? बहुत शुक्रिया जी। ये एक सवाल जो है आपने किया है, ये तकरीबन हर आदमी के ज़हन में आता है, क्योंकि मकान का वादा तो आपको पता है 1970 से हमारे यहाँ जो हो रहा है कि रोटी कपड़ा और मकान, और अवाम ये देख रहे हैं कि वो कभी डिलीवर उस पर तरीके से हो नहीं पाता। अभी जो है, मैं पिछली बातें तो हमारे सामने है, रिजल्ट्स हैं इस वक्त। आप ये देखिए कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, पहली तो बात है कि क़यादत ऑन ग्राउंड बहुत कमिटेड है। इमरान खान साहब बहुत ज़्यादा कमिटेड हैं। तो उन्होंने 2 स्टेजेस के ऊपर ये प्रोग्राम शुरू किया कि पहले एक पॉलिसी वगैरह, ताकि पूरे सूबों में एक उसका जो है ना इनिशिएटिव लिया जाए। हमें एहसास है कि लैंड इज़ अ प्रोविंशियल सब्जेक्ट, सो इज़ द हाउसिंग। तो एक सूबों में प्रोग्राम शुरू हुआ, जैसे पंजाब में पंजाब हाउसिंग टास्क फोर्स है, पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी है। उनके कुछ रूल्स के इश्यूज थे, जो पहले वो रूल्स उस तरह के थे नहीं, और ज़्यादातर जो पंजाब में वो डरते थे कि जी आशियाना स्कीम के बाद तो कहीं फंस ना जाए। तो वो बात भी ठीक है ब्यूरोक्रेसी की, कि जब तक एनेबलिंग रूल्स ना हो और सारी फैसिलिटेशन ना हो, कोई काम ज़बरदस्ती करवाया जाए तो भुगतती तो अफसरशाही है ना जी बाद में। तो वो अल्लाह का शुक्र है कि पंजाब में काफ़ी हद तक काम शुरू हो चुका है। अफोर्डेबल हाउसिंग रूल्स बन गए हैं, जेबी रूल्स बन गए हैं, और कई शहरों में अल्हम्दुलिल्लाह काम शुरू हुआ है। आपको पता है कि घर भी जो होता है, पहले नक्शे बनते हैं, फिर होता है, फिर बुनियादें होती है, फिर लोगों को ग्राउंड से ऑफ द ग्राउंड नजर आना शुरू हो जाता है। ठीक। इसी तरह दूसरे सूबों में भी है। मरकज में नया पाकिस्तान हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई गई, जिसका एग्जीक्यूशन काम है, जो सूबों को भी फैसिलिटेट कर रही है और ओवरऑल फेडरल लेवल के ऊपर उस प्रोग्राम को वो चला रही है। आपने देखा होगा कि 2 चीज़ें हमें चाहिए थी हाउसिंग में। पहली चीज़ हमें ये चाहिए थी कि जिस सप्लाई साइड, यानी कि जो कंस्ट्रक्शन, लार्ज स्केल कंस्ट्रक्शन को फैसिलिटेट किया जाए। तो आपके मेरे सबके इल्म में है कि जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, उसको जब तक हम फैसिलिटेट नहीं करें, उसकी कॉस्ट को मैनेज नहीं करेंगे, तो अगर घर की कीमत ज़्यादा होगी, अफोर्ड नहीं कर सकते लोग। उसके लिए उन्होंने अफोर्डेबल हाउसिंग रूल्स बना के सारा फैसिलिटेट कंस्ट्रक्शन सेक्टर को, आप पूछिए कभी आबाद के नुमाइंदों से बुला के, तो बताएंगे और बताते भी हैं, आपके चैनल पे आते रहते हैं मोहसिन शाखानी और वाला ये लोग, कि कंस्ट्रक्शन को अनप्रेसिडेंटेड पैकेज दिया गया है। अब उसके बाद एक्चुअल ऑन ग्राउंड भी हम चीज़ें शुरू कर रहे हैं। तो मैं उस पर ये कहता हूँ कि काम अल्लाह का शुक्र है अब शुरू हो गया है। प्राइम मिनिस्टर की कमिटमेंट है वो लाउड एंड क्लियर, कि कभी हिस्ट्री में नहीं हुआ कि ऑलमोस्ट एवरी थर्सडे प्राइम मिनिस्टर को का जो डिफरेंट प्रोविंसेस के स्टेक होल्डर्स आबाद है, इन
प्रोग्रेस ऑफ मीटिंग वगैरह को देख रहे होते हैं। तो वो मैं महसूस करता हूँ कि वो चीज़ अल्लाह का शुक्र अब आप बहुत जल्द, जैसे पंजाब में सबसे ज़्यादा काम हो रहा है, आई मस्ट अप्रिशिएट एंड आई मस्ट से दैट। जैगम साहब, अगर if we can just talk about figures, sir. जल्द आप देखेंगे ऑन ग्राउंड इंशाल्लाह चीज़ें हो रही। जैगम साहब, if you can hear me, sir, if we can just talk about figures. अभी पिछले 3 साल में अब तक पाकिस्तान में कितने घर बन चुके हैं, और अगले 2 साल में, या चलें अगर हम अभी तो सिर्फ अगले 1 साल की हम प्रोजेक्शन की बात करें, कितने घर बन चुके हैं और कितने घर बन जाएंगे, और जो वादा किया गया था 50 लाख घरों का, वेयर आर वी राइट नाउ? ये मुश्किल है कि डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर सारे ये प्रोग्राम चल रहे हैं, लेकिन मसलन मैं आपको बताऊं कि जो हमने फर्स्ट टाइम जो पेरी अर्बन बॉटम ऑफ द पिरामिड जो गरीबों की घर है उनको बनाने का जो शुरू किया प्रोग्राम, तो अखुवत फाउंडेशन इज़ वन ऑफ द पार्टनर्स जो उनको सपोर्ट कर रही है। अब तक जो है अखुवत ने 12,000 से ज़्यादा गरीबों के घर बना के डिलीवर कर दिए गरीबों के, दे आर नाउ लिविंग इन मच बेटर पोजीशन। अब ये फिगर आपको बहुत छोटी ज़रूर नज़र आती है, लेकिन जैसे कहते हैं 1000 माइल जर्नी स्टार्ट्स विद द फर्स्ट स्टेप, तो ये चल पड़ा है। अब इसी प्रोग्राम को मेगा स्केल पे आहिस्ता आहिस्ता ले जाने की बातें हो रही हैं, और डॉक्टर अमजद रियली डिजर्व्स क्रेडिट कि उन्होंने वेरी शॉर्ट टाइम में। आप जैगम साहब मुझे सुन सकते हैं? जी बिल्कुल सुन रहा हूँ। मैं यही सर मैं पूछ रहा था, आपने फरमाया 12,000 घर बन चुके हैं, हमारी प्रोजेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, जो लो इनकम के सिर्फ एक एजेंसी ने जो वेरी बॉटम ऑफ द पिरामिड की जो प्रोजेक्शन नाउ सर, नेक्स्ट ईयर की प्रोजेक्शन फिगर्स जो है मेरे लिए देना मुश्किल है, क्योंकि डिफरेंट स्टेजेस पे हैं, कुछ प्लानिंग पे है। लेकिन मैं जैसे आपसे अर्ज किया कि पंजाब में भी कई मैसिव प्रोजेक्ट्स हैं, 30-40 प्रोजेक्ट्स पे काम शुरू हो चुका है जो फिगर्स हैं। बाकी जगहों पर आपने देखा कि जैसे बलोचिस्तान में गए थे, प्राइम मिनिस्टर 1.25 लाख घरों का डिफरेंट स्टेज पे ऐलान किया था, और उसके एग्जीक्यूशन भी शुरू हुई है, लेकिन अब वो डिफरेंट स्टेजेस पे होता है। तो लेकिन बहुत बड़ी फिगर है। सर मैं अगर जैगम साहब, मैं इसको अगर डिफरेंट स्टेजेस पे है, कुछ प्लानिंग स्टेज पे है, कुछ ऑन ग्राउंड कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुकी होंगी, कुछ हैंड ओवर किए जा चुके होंगे, इन द नेक्स्ट 2 years गिव मी अ फिगर कि हम कहाँ तक पहुँचेंगे। अगर अब मैं ओवरऑल आपके टारगेट्स की भी मैं बात करूँ, तो अगले 2 साल में कहाँ तक पहुँचेंगे? ये कहना मैंने आपसे अर्ज किया ना कि जरा मुश्किल इसलिए है कि एनेबलिंग एनवायरनमेंट होता है। जैसे मैंने आपसे बताया कि जी घर जब बनाएंगे, माल लाते हैं, आप आगे फाइनेंसिंग कैपेसिटी टू बाय, तो वो जैसे आपने खुद कहा कि गरीबों ने कहा है आपको कि जी हमारे पास वो ताकत नहीं है, तो आपके ये इल्म में होगा कि फर्स्ट टाइम फाइनेंस साइड पे बैंकों को बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट किया गया, हिस्ट्री में नहीं हुआ। अब वो चीज़ें हो रही हैं, अब लोगों में ताकत खरीद जो है ना, जो आपने शुरू में एक सवाल किया था, वो पैदा हो रही है। 3%, 5% और 7% का इंटरेस्ट रेट अनप्रेसिडेंटेड है। बैंकों को कहा गया कि जितनी भी आपने लोनिंग देनी है उसका मिनिमम 5% हाउसिंग सेक्टर को देने, जिसे हम मैंडेटेड क्रेडिट या डायरेक्टेड क्रेडिट कहते हैं। तो अब ये वो बैंक डिफरेंट फंडामेंटल्स हैं सर। मैं जगम साहब आपका पॉइंट आ गया सर, डिफरेंट फंडामेंटल्स हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर जो है वो हम देख सकेंगे। ठीक है, आ गया सर पॉइंट आ गया। सुन अभी हमारे साथ जी मौजूद हैं, जरा गाड़ियों के सेक्टर के हवाले से भी बात करें, क्योंकि हुकूमत का ये कहना है कि गाड़ियों के अंदर, मिसाल के तौर पे एक पर्टिकुलर कंपनी के हवाले से उन्होंने कहा कि जी हाईएस्ट एवर प्रोडक्शन जो आज तक कभी नहीं हुई, टोयोटा के हवाले से उन्होंने बात की, ट्वीट भी किया था। इसके साथ साथ हमने ये देखा है कि पिछले कम से कम 6 महीने से 1 साल के अंदर बहुत सी नई कंपनीज अब पाकिस्तान के अंदर गाड़ियां मैन्युफैक्चर कर रही हैं और वो आ रही हैं। अब ये गाड़ियों का जो सेक्टर है वो वैसे कभी नहीं आता अगर उनको ये कॉन्फिडेंस ना हो कि हमारे पास बायर भी वहाँ पे मौजूद है। ऑब्वियसली गाड़ियाँ बना के उन्होंने फैक्ट्री के अंदर तो खड़ी नहीं करनी। सुनील मान साहब, अगर हम लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट 1 year, हुकूमत की परफॉर्मेंस के हवाले से, ऑटो सेक्टर के हवाले से आपको एक खातिर खा इम्प्रूवमेंट नज़र आई है? पॉलिसीज अभी अनाउंस की उन्होंने, क्या देखा है आपने पिछले 1 साल में? बहुत शुक्रिया मंसूर बुलाने के लिए। सबसे पहली बात तो ये कि दोनों जो आप जिन सेक्टर्स की बात करें, दोनों आपस में को रिलेटेड हैं, प्रॉपर्टी भी और कार्स भी। सो जब प्रॉपर्टी मार्केट चलती है, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस होता है, पैसा रोल करता है, तभी पैसा जो है गाड़ियों की मार्केट में भी आता है। और अगर हम 1 साल की बात करें तो 1 साल की परफॉर्मेंस आप गेज नहीं कर सकते। बेसिकली जो पहली कॉम्प्रिहेंसिव ऑटो पॉलिसी थी पाकिस्तान की, फर्स्ट एवर कॉम्प्रिहेंसिव ऑटो पॉलिसी, वो 2016 में आई थी, जिसके बेनिफिट्स जो है अब हम रीप कर रहे हैं। बिकॉज जिस तरह अभी आपने बताया जगम साहब ने कि पहले नींहें खुदती हैं, फिर घर बनना शुरू होता है, फिर ऑन ग्राउंड आता है। तो 2016 में ये सारा अमल शुरू हुआ था और उसके बाद प्लांट्स लगना शुरू हुए, प्लांट्स लगे ऑन ग्राउंड। जब वो रियलिटी में उनकी प्रोडक्शन आई, तो ये वो पहला साल था या पिछला साल आप कह लें जिसके बेनिफिट्स आना शुरू हुए उस पॉलिसी के, और वो प्लांट जो पाकिस्तान में बना उसकी प्रोडक्शन पाकिस्तान में आना शुरू हो गई।
और आपने भी देखा कि काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ मार्केट में आना ही एसयूवी सेगमेंट में बहुत ज़्यादा आई। बट अनफॉर्चुनेटली अगर हम बात करें कि जो गरीब आदमी या लो इनकम क्लास के लोगों के लिए या लोअर पिरामिड के लिए अगर गाड़ी की बात करें, तो अभी बड़े दिनों से हम अफवाहें सुन रहे थे बजट के रिलेटेड कि जी 800 सीसी से नीचे गाड़ी जो है उसकी इंपोर्ट खोल दी जाएगी, उस पर ड्यूटी कम कर दी जाएगी। तो 3 कंपनियाँ हैं जो कि 800 सीसी से नीचे गाड़ी बनाते हैं, सुजुकी, यूनाइटेड एंड प्रिंस। उसके अलावा कोई गाड़ी है ही नहीं जो कि 800 सीसी से नीचे आए। और जितनी नई आने वाली कंपनियां, उन तमाम गाड़ियां जो हैं वो कंज्यूमर के उस सेगमेंट के लिए लेके आ रही हैं जो बहुत एफ्लुएंट क्लास है। बट आम आदमी के लिए इस लिहाज से मुझे नज़र नहीं आता कि कोई ख़ास रिलीफ उस लिहाज से मिलेगा कि उसको कोई सस्ती गाड़ी मिलने जा रही है। नहीं, लेकिन सुनील साहब, व्हाई इज़ दैट? आई मीन ऑब्वियसली आपके हुकूमती अरकान से भी आप उन सेक्टर से भी आप बात करते होंगे, व्हाई इज़ दैट? ये लोअर सेगमेंट की तरफ क्यों नहीं आ रहे? और दूसरी बात ये जो क्रॉसओवर या एसयूवी हम उसके सेगमेंट की बात कर रहे हैं, वो भी उसकी भी जाहिर बात है एक कैपेसिटी है ना। वो ये तो नहीं होगा कि एक आदमी 2 गाड़ियाँ खरीदना शुरू कर देगा, अल्टीमेटली उसने जाके भी स्टैग्नेंट हो जाना है। वो उस हद से ज़्यादा तो डिमांड वहाँ पर नहीं बढ़ेगी। सो व्हाई ऑल द कंपनीज आर एक्चुअली गोइंग इन वन सेगमेंट स्पेसिफिकली? सर वो स्पेसिफिकली इसलिए है बिकॉज अगर आप देखें लोअर इनकम क्लास जो है, ख़ासतौर पे पोस्ट पैंडेमिक जो हालात है लोगों की, जिस तरह आप अभी सर्वे का बता रहे थे, तो लोगों का जो फियर है वो बहुत ज़्यादा है कि उनकी जॉब स्टेबिलिटी होगी कि नहीं होगी, अगर वो गाड़ी लीज पे लेते हैं क्या वो उसकी किस्त पे कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे। एज अपोज टू दिस एक एफ्लुएंट क्लास है जो कि एक सर्टन इनकम ब्रैकेट से ऊपर है, उनको उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ा। तो इसलिए अगर आप देखें तो मार्केट के फिगर्स और सेल फिगर्स भी आप देख लें तो जो भी ये क्रॉस ओवर या एसयूवी मार्केट की गाड़ियाँ हैं उनकी सेल बढ़ती जा रही है, एक्सेस डिमांड है, गाड़ियों के ऊपर वेट टाइम है। और जिस तरह आपने बताया कि टोयोटा के फिगर्स अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा उनकी जो सेल है प्रॉमिसिंग है। बट अगेन इफ़ यू थिंक, तो आप टोयोटा के अंदर भी देख लें तो 1300 सीसी से नीचे उनके पास कोई गाड़ी नहीं ऑफर करने के लिए। और मैं फिर वही बात रिपीट करूंगा कि जो एक लोअर इनकम क्लास या मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास की जो इनकम ब्रैकेट है, उनके पास ना तो अपॉर्चुनिटी है और ना ही मार्केट के अंदर अगर हम देखें जो प्रोड्यूसर हैं, जैसे आपने कहा कि उन्होंने प्रोड्यूस करना है और चीज़ें बेचनी है, तो जिस सेगमेंट के अंदर उनको कस्टमर नज़र आएगा वो उसकी गाड़ी प्रोड्यूस करेंगे। और अनफॉर्चुनेटली जो गरीब आदमी है वो गरीब से गरीब होता जा रहा है, लेकिन उसके लिए गाड़ी उनको ऑफर नहीं करते वो। सुनील साहब, लेकिन इसके अंदर तो फिर बेसिकली जो बनाने वाला है, मैन्युफैक्चरर है, उसको नज़र आ रहा है कि अच्छा मैं अगर ये प्रोडक्ट बना रहा हूँ तो मैं फ्लां सेगमेंट में बेच पाऊंगा। आपकी बात से जो मैं तज्जिया कर रहा हूँ वो यही है कि जी मैं फ्लां सेगमेंट को तो बेच पाऊंगा, लेकिन जो सस्ता बायर है वो मेरी प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा, उसके इस वक्त स्ट्रेंथ नहीं है। अगर हम इस स्ट्रेंथ की बात करें तो हुकूमत ने तो पिछले साल से ही, जब से कोविड आया था तब से इंटरेस्ट रेट्स भी काफ़ी कम कर दिए, कार फाइनेंसिंग काफ़ी इंक्रीज हो गई। कार फाइनेंसिंग के फिगर्स अगर हम पिछले 8-9 महीने के उठा के देखें, मेजर बाइंग जो है गाड़ियों की अब उस सेगमेंट से हो रही है। क्या वजह है कि कार फाइनेंसिंग के होने के बावजूद भी वो सेगमेंट अब तक कार फाइनेंसिंग की तरफ नहीं आ रहा है जो छोटी गाड़ी खरीदता है? सर उसकी वजह ये कि जब कोविड आया, अगर फ़र्ज़ करें किसी बंदे की जॉब स्टेबिलिटी नहीं है और वो गाड़ी अगर लीज़ पे ले रहा है, बेशक कम रेट है या ज़्यादा रेट है, जब उसको जॉब स्टेबिलिटी नहीं पता तो वो एक ऐसी चीज़, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में जाना नहीं चाहता कि उसके पास लेट्स से लॉकडाउन लगता है या उसका कारोबार इफेक्ट होता है या उसकी जॉब जो है सिक्योरिटी नहीं रहती, तो वो सबसे पहली चीज़ ये देखता है कि यार मेरे पास जो फिक्स कॉस्ट एक महीने की है लीज़ की फॉर्म में मैं कैसे दूंगा। तो उस लिहाज से लोगों का कॉन्फिडेंस लोअर क्लास में, और बहुत से लोगों की जो है जॉब्स गई हैं जिसकी वजह से लोग उस पर ज़्यादा जो है वो फंक्शन नहीं करते। दूसरी चीज़ बात आ जाती है, जिस तरह मैं आपसे बात कर रहा था कि बजट से पहले बात आ रही थी कि जी आम आवाम के लिए गाड़ी सस्ती करनी है, इंपोर्ट पॉलिसी खोल दी जाएगी, 800 सीसी से नीचे गाड़ी की ड्यूटी कम कर दी जाएगी। तो उन तमाम चीज़ों में लोगों का पॉइंट ये होता है कि अगर गवर्नमेंट की इतनी सीरियसनेस है एंड वी होप कि ऐसा हो, तो वो जो लोकल गाड़ी है 800 सीसी नीचे, उसमें कस्टमर को रिलीफ दे सकती है इन फॉर्म ऑफ FED, इन फॉर्म ऑफ GST, कि उस क्लास के इनकम क्लास के लिए वो गाड़ी को सस्ता कर दें। ठीक है। शहबाज राना साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। शहबाज, ओवरऑल इकोनॉमी की जो सूरत हाल है कुछ उस पर बात करें। शहबाज साहब, ये बताइएगा कि आपने ये सुना हाउसिंग सेक्टर के हवाले से भी प्रोजेक्शन करना डिफ़िकल्ट है। जगम साहब फरमा रहे थे बहुत से फंडामेंटल्स हैं जिसके बाद ये फैसला होगा कि हम कितने घर बना सकते हैं और कितने घर जो है वो बेचे जा सकते हैं। ऑब्वियसली एक आम आदमी का कॉन्फिडेंस लेवल किधर है, और यही प्रॉब्लम जो है वो सुनील साहब भी फरमा रहे हैं कि जो छोटे ही गाड़ी खरीदने वाला सेगमेंट है वो आज भी अपने आप को शेकी महसूस करता है, उसका वो हौसला नहीं है कि वो ये गाड़ी खरीद सके। तो फिर इतनी देर के बाद, 3 साल के बाद, अब जो आने वाला बजट है, डू वी एक्सपेक्ट कि एक आम आदमी को ये कॉन्फिडेंस मिल सके कि वो इस तरह की बड़ी परचेजेस कर सके? बहुत शुक्रिया मंसूर साहब। इसमें जो बुनियादी बात है दोनों किस्म के केसेस में वो ये है कि आपकी जो परचेजिंग पावर है वो कितनी है। ये जो नकवी साहब बात कर रहे थे कि लोगों की अभी स्टेज के ऊपर वो कह रहे हैं कि प्रोजेक्शन करना बहुत मुश्किल है, तो फिर हुकूमत ने 50 लाख घरों का जो टारगेट था वो कैसे हवा में दे दिया था, तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। असल प्रॉब्लम ये हुआ है कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर के जो टैक्स एमनेस्टी दी गई है, अब क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब का जो बुनियादी गोल था वो तो ये था ना कि वो अफोर्डेबल हाउसिंग करना चाह रहे थे, तो
इस सिलसिले में उन्होंने मुख्तलिफ मेजर्स लिए और दूसरा उनका मकसद ये था कि जो इकॉनमी को वो बूस्ट भी दें कंस्ट्रक्शन सेक्टर वाली साइड से। लेकिन उनसे कुछ ऐसे इकदाम हो गए हैं जिसकी वजह से जो घर लेना है वो आम बंदे की जो दस्तरस है उससे बाहर होता जा रहा है। उसकी वजह क्या है? ये बात तो ठीक है कि प्राइम मिनिस्टर साहब का बहुत ज़्यादा फोकस है इस चीज़ के ऊपर कि जो घर है वो लोगों को मिले और वो बना के देना भी चाह रहे हैं। 3 लाख रुपए की सब्सिडी भी उन्होंने रखी हुई है, फिर इंटरेस्ट रेट भी कम है। लेकिन सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान के अंदर जो ये तबका जिसको ये घर दे रहे हैं वो 25 लाख रुपए मिनिमम से ऊपर घर अफोर्ड कर सकता है, जिसके अंदर अगर 80% भी इनकी गवर्नमेंट लोन ले दे इनको बैंक से और 20% उसने खुद अपने घर से जेब से पैसा डालना और फिर उसकी उन्होंने सर्विस करनी है, तो वो ये काफ़ी मुश्किल सवालात हैं। प्रॉब्लम इसमें यह है कि जब इन्होंने इस सारे काम के लिए जो एक टैक्स एमनेस्टी स्कीम दी जो कि बेसिकली काला धन को सफ़ेद करने की स्कीम थी, और उस स्कीम की वजह से और फिर उसके जो इंसेंटिव्स दिए गए, बजाय कि आपके कंस्ट्रक्शन सेक्टर बूस्ट होता है, पाकिस्तान के अंदर जो ज़मीन की कीमतें वो और ज़्यादा बढ़ गई। आप 2 साल के अंदर उठा के देख लें कि जो एक प्लॉट की कीमत है वो कितनी बढ़ी है। अब 6 माह के लिए कंस्ट्रक्शन सेक्टर की टैक्स एमनेस्टी दी गई थी उस वक्त अप्रैल 2020 में, और जो जिस वादों के ऊपर दी गई थी कि 1000 अरब रुपए से ज़्यादा के इसके अंदर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो रजिस्टर होंगे। अब उसके अंदर मंसूर साहब 2 इन्होंने एक्सटेंशंस दे दी हैं। तीसरी एक्सटेंशन जो कि ये बात चल रही थी, गालबन IMF ने माना या नहीं माना वो आपको भी पता चल जाएगा शाम को 5 बजे, बट उसमें अभी तक जो मार्च एंड के फिगर्स थे 355 अरब रुपए के जो मंसूबे थे वो रजिस्टर हुए, और इस 355 अरब के अंदर भी मंसूर वो बहुत सारे ऐसे मंसूबे थे जो इस कंस्ट्रक्शन सेक्टर के टैक्स एमनेस्टी के स्टार्ट होने से पहले के थे। तो गालबन ये वो तबका था जिन्होंने पहले मंसूबे लगाए हुए थे और उन्होंने जो अपना कुछ काला धन था उन्होंने वो सफ़ेद करना था। तो प्राइम मिनिस्टर का जो ऑब्जेक्टिव था, उनकी जो नीयत थी उसके ऊपर तो कोई शक नहीं है, लेकिन जिस तरीके से उसकी फिर एग्जीक्यूशन होती है उसमें प्रॉब्लम आता है। और आज हम 3 साल बाद भी यही कह रहे हैं कि हम कैसे प्रोजेक्शंस कर सकते हैं, और ये बिल्कुल भी नहीं कर सकते और ये कर भी नहीं सकते। नहीं, अच्छा शहबाज साहब, जो नया पाकिस्तान हाउसिंग डेवलपमेंट, शहबाज साहब, माय क्वेश्चन अराइजेस ओवर हियर कि जिस तरह आपने टैक्स एमनेस्टी का कहा कि जी ठीक है, इन्होंने उसके थ्रू कोशिश की कि जी हाउसिंग सेक्टर जो है वो ज़रा बूम करे, और ये लोग कहते भी हैं, जारी बात है, अपने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं तो वो प्राइम मिनिस्टर को मैंने 2-3 दफ़ा रिसेंटली मैंने सुना, उन्होंने कहा जी आप सीमेंट सेक्टर देखें कितनी सेल हो रही है, सीमेंट यूज़ हो रहा है, तो फिर जिसकी वजह से ये इतनी उसकी हाई डिमांड है, सेल्स इतनी ज़्यादा इंप्रूव हो रही हैं, यानी कि घर बन रहे हैं। और जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि जी प्लॉट्स की प्राइसेस जो हैं वो भी इंक्रीज़ कर रही हैं, इसका मतलब है कि खरीदारी भी हो रही है। इसके अलावा किया क्या जा सकता था? हाउसिंग सेक्टर को अगर इंप्रूव भी करना था, व्हाट कुड द गवर्नमेंट डू? मतलब आज तो आपको लोन भी मिल जाता है आसानी से आप घर बनाने के लिए, व्हाट एल्स कैन द गवर्नमेंट डू? अगर आप इस पे कुछ तज्जिया कर सकें। देखिए, ये जो बुनियादी चीज़ मंसूर साहब जहन में रखने वाली वो ये है कि घर ले कौन सकता है। आप शायद ले सकते हो, मैं शायद ले सकता हूँ, खैर मैं तो नहीं ले सकता। मैं भी नहीं ले सकता। पाकिस्तान का जो मेजॉरिटी तबका है वो घर नहीं ले सकता, ठीक है। पाकिस्तान का जो मेजॉरिटी तबका है वो घर नहीं ले सकता। जो फंडामेंटल मिस्टेक हुई है हुकूमत से, और गालबन प्राइम मिनिस्टर साहब से मिस्टेक करवाई गई है कि आप इनको चाहिए था कि जो इंसेंटिवाइज करते वो घरों को करते। लैंड के लिहाज से इन्होंने जिस तरह के इंसेंटिव्स दे दिए ना, जो ज़मीन है, जो खाली प्लॉट पड़ा हुआ है उसको ये जिस तरह आपके मुल्क के अंदर जो प्लॉट्स की और उसकी खासतौर पर फाइलों की सेलो फरोख्त, उसकी खरीदो फरोख्त होती है, उसको इनको डिस्करेज करना चाहिए था, ताकि ये जो घर लेना ये है एक जो मिडिल क्लास और अपर मिडिल इनकम ग्रुप है उसकी रेंज के अंदर रह सके। अब ये निकल चुका है। अब जो आप कह रहे हैं कि सीमेंट की सेल हो रही है, बिल्कुल हो रही है। कुछ तो कंस्ट्रक्शन का गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स में जाता है, फिर आपकी सीमेंट बाहर एक्सपोर्ट भी होती है, और मुल्क के अंदर और जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर उन्होंने ग्रोथ का फिगर दिया, कोई 8.4% है, जो इनके टारगेट से भी ऑलमोस्ट दुगना था। तो एक्टिविटी तो, और इसको तो हम डिनाई नहीं कर रहे। सवाल ये है, और जो प्रिंसिपल था प्राइम मिनिस्टर का वो ये था कि मैंने लोगों की रीच में घर को लेके आना है, लेकिन मेजॉरिटी जो लोग हैं वो उसकी रीच में नहीं है। इसी तरह आप गाड़ियों का भी देख लें, ये जो हाई क्लास की जो गाड़ियां आ रही हैं पाकिस्तान के अंदर, वो क्यों आ रही हैं? इस क्लास के पास तो हमेशा से पैसा रहा है। अगर आपके मुल्क में कोरोना भी था, जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी कहता है कि जी हमने इतना मैसिव इकोनॉमिक रिलीफ दिया है, कभी वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के नंबर्स तो निकलवा के देखें वो पैसा गया किधर है। वो क्लास जिसके पास पहले पैसा था उसके पास दोबारा पैसा गया है। मसला उस क्लास को होता है जो लोअर मिडिल इनकम ग्रुप है और जो मिडिल इनकम ग्रुप है, जो वज़ीर आज़म साहब की अभी भी ख्वाहिश है। लेकिन मैं इधर ड्यूटीज, शहबाज साहब, मैं जरा एक मिनट यहाँ पे सुनील बंद साहब को जरा बीच में इंक्लूड करना चाहूंगा। सुनील बंद साहब, अगर हम लोअर सेगमेंट की हम बात करते हैं तो बेशक 800 सीसी के गाड़ी का जो सेगमेंट है, बेशक वहां पे अगर इतनी सेल नहीं हो रही, लेकिन हमारे पास नंबर आए थे कि मोटरसाइकिल सेल्स जो है वो बहुत इंक्रीज हो गई हैं। सो बाइंग तो फिर टेक्निकली स्पीकिंग हो रही है, मतलब लोग अगर चलें ठीक है गाड़ी नहीं खरीद पा रहे, लेकिन मोटरसाइकिल और ज्यादा बिकना शुरू हो गई।
मंसूर, मसला ये इस तरह भी बात हो रही थी, थोड़ा मेरे सब्जेक्ट से हट जाएगा लेकिन मैं फिर भी बात कर दूं। आप कहते हैं करना क्या चाहिए, बजाय इसके कि हम लोगों को स्कीमें दें, कि हम उनको कोई रिलीफ दें, हम उनको इनेबल करें कि वो अपनी इनकम बढ़ा सकें और ये चीज़ें ले सकें, तो मेरा ख्याल है वो जो है ना चिकन एंड एग प्रॉब्लम उस लिहाज से बेहतर हो जाएगी। गाड़ियों का जो इस तरह बात कर रहे थे भी आपके जो कलीग हैं, वो बता रहे थे कि एक चंद लोग हैं, हैंड पे लोग हैं जो गाड़ियाँ ख़रीदते हैं और वही सेगमेंट जो है वो बिक रहा है गाड़ियों का। 2 से 2.5 लाख गाड़ी जो है 2010 में भी प्रोड्यूस हो रही थी पाकिस्तान में, आज भी उतनी हो रही है। पहले 3 इदारे थे, आज 13 इदारे हैं। पॉइंट ये है कि उन फिगर्स को देख के आप नहीं खाली देख सकते, आम आदमी की रीच से गाड़ी बाहर है। मोटरसाइकिल जो है वो गाड़ी की कीमत का हो चुका है। एक ज़माने में आप सुजुकी FX या ऑल्टो लेने जाते थे वो 1.5-2 लाख की आती थी, अब उतने का मोटरसाइकिल मिलता है। और गरीब आदमी के पास कम्यूट करने के लिए मोटरसाइकिल के अलावा कोई चीज़ नहीं है। और अगर आप मोटरसाइकिल की प्राइस को भी देखें तो वो पिछले कई साल 2-3 सालों में इतनी दफ़ा बढ़ चुकी है, बट उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, इससे नीचे भर वो साइकिल रह जाती है। बट अगेन आई वुड से कि उसमें जो विल है, अगर गवर्नमेंट की विल उसमें आएगी और उसके अंदर प्रैक्टिकली नज़र आएगी कि वो लोगों तक मैसेज तक पहुंच रही है, तब मेरा ख्याल है केस थोड़ा डिफरेंट होगा। हम अगर खाली गेज कर लें, जिस तरह हमारे एक ज़माने में वज़ीर आज़म होते थे, वो ये कहते थे कि जी आप खेत में देख लें, खेतों के लोगों के पास भी मोबाइल है, इसका मतलब मुल्क बड़ी तरक्की कर गया है, तो वो एक रॉन्ग इंडेक्स होगा। अगर आम आदमी के पास होगा, मैं सुनील, आई विल कम बैक टू यू। नाज़रीन, जहां नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बजट ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। हम बात कर रहे हैं हाउसिंग सेक्टर और इसके साथ साथ ऑटोमोबाइल सेक्टर के हवाले से, और मजमूई तौर पर एक आम आदमी के लिए इस बजट के अंदर क्या खुशखबरी आ सकती है। अब से कुछ देर पहले सरकारी मुलाजमीन के हवाले से तो एक अच्छी खबर आई है कि 10% उनकी तनख्वाहों में इजाफे का फैसला किया गया और काबीना ने अब इसकी मंजूरी भी दे दी है। जैगम रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जैगम साहब, जहाँ पे हाउसिंग सेक्टर की हम बात कर रहे हैं, अभी ब्रेक से पहले बात हो रही थी कि जिस किस्म की मराद दी गई थी और एमनेस्टी स्कीम्स का ऐलान किया गया था, वो ज़्यादातर इसलिए इस्तेमाल हुई, जो शहबाज राना साहब फरमा रहे थे कि ब्लैक पैसा जो है वो वाइट करने के लिए बहुत हद तक इस्तेमाल हुआ, एक आम आदमी तक जो है उसके जो समरात थे वो नहीं पहुंच सके। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, असल में हमारे यहाँ जो एक स्टाइल है कि हम तनकीद इस तरह की कर लेते हैं। देखिए, जो पैसा आ रहा है सिस्टम में, वो पहले तो सिस्टम से बाहर था, उसमें कोई टैक्सेस नहीं थे। तो ये जो एमनेस्टी स्कीम होती है कि वंस एक दफ़ा उनको सिस्टम में लाने में कम टैक्स लेके उन्हें सिस्टम में ले आओ, देन फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ वो सारा पैसा जो है वो सिस्टम में रहेगा और अपनी रेवेन्यू और टैक्सेस देता रहेगा। तो उससे अब वो जाहिर बात है जब सिस्टम में आएगा, क्योंकि जब हम कोई बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो FBR सारी सोसाइटी सिस्टम जो है वो पूछता है ये पैसा कहाँ से आया। तो वो पैसा आपको पता है कि हमारे यहाँ, इसको मैं वो ब्लैक इकॉनमी नहीं कहता, मैं ये कहता हूँ कि सिस्टम में एक इकॉनमी सिस्टम है जो टैक्स नेट से बाहर है। जैसे हमारे दुकानदार हैं, ये है वो है, बड़े बड़े लोग भी हैं। तो मैं इसलिए ये बात कहता हूँ कि भाई देखो, एक जो नेगेटिव सेंस की बजाय पॉजिटिव सेंस में कि अब वो पैसा, चाहे जो हमारा टारगेट 1 अरब 1 ट्रिलियन का था, 400-500 आया, बट नाउ दैट मनी इज इन द टैक्सिंग नेट। दूसरा एक सवाल किसी ने किया था जी, क्या ये टारगेट जो है ये ज्यादा है कम है? देखिए, रियलिटी ऑफ लाइफ क्या है? रियलिटी ऑफ लाइफ ये है कि पाकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है आबादी के लिहाज से। हमारी 222 मिलियन, 22 करोड़ से ज्यादा आबादी है। सिर्फ 2020 में हमारी आबादी में 48 लाख का इजाफा हुआ है। दुनिया में 160 मुल्क ऐसे हैं जिनकी आबादी 4.5 मिलियन से कम है। इवन सिंगापुर इज लेस देन दैट। तो हमने जो 48 लाख में आबादी में 1 साल में इजाफा किया, उनको घरों की जरूरत 8 लाख के करीब है। हमारे यहाँ 6% पर हाउस होल्ड के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। तो आपने जरूरत पैदा की है। भाई, ये इशू नहीं है कि होना है या नहीं होना। हाउसिंग इज नॉट अ सब्जेक्ट जहाँ पे आप कहेंगे इज इट डिलीवरेबल और नॉट डिलीवरेबल। वी हैव टू डिलीवर, अदरवाइज जो हमारे मुल्क में जैसे कराची 55% कच्ची आबादियां बन चुका है, तो आपको डिलीवर करना है। दूसरा जो है अफोर्डेबिलिटी का एक साहब ने जिक्र किया था। देखिए, बात यह है कि हमारे यहाँ लोग ये रियलाइज नहीं करते कि 2 इनकम सेगमेंट में वो एक आदमी की आमदन से नहीं चलता। जो अब स्टेट बैंक में आजकल तकरीबन फाइनलाइज हो गया है, जिसे हम कहते हैं इनफॉर्मल इनकम असेसमेंट एंड ऑल्सो वी कॉल इट क्लबिंग ऑफ फैमिली इनकम। तो वो जो हमारे पहले बैंकिंग का निजाम था कि गरीब आदमी हो या कोई भी, उसे जा कहते जी अपना सैलरी स्लिप दिखाओ, इनकम टैक्स,
वो जो डॉक्यूमेंट मांगे जाते थे अब वो सारे चीजें हटा दी। हमने इनफॉर्मल इनकम असेसमेंट करे, जैसे मैंने बताया कि हुकूमत ने 12,500 लोगों को घर दिए हैं, वो इनफॉर्मल इनकम सेगमेंट का है। तो स्टेट बैंक भी आपको पॉलिसी बता रहा है, क्योंकि 20 या 22,000 रुपए में कोई आदमी अपना घर नहीं चलाता। आपके लो इनकम बस्तियों में चले जाएं, कच्ची आबादियों में, तो कभी सर्वे लोग करें ना, तो 12, 13, 14 अपने ड्राइवर से, अपने पीएन से, आप अब जब घर जाएं अपने ड्राइवर से पूछें कि जिस बस्ती में तुम रहते हो तुम्हारा घर किस किराए का है। 12-13 हज़ार सिर्फ किराया होता है। तो आज इस स्कीम में जो हम इंशाल्लाह 30 लाख से कम के घरों की पंजाब में कई मंसूबे शुरू हो चुके हैं, वो अगर 25-30 लाख में वो किस्त इंशाल्लाह जो है वो 15, 16, 17 हज़ार की होगी। मैंने एक पूरा वर्ल्ड बैंक के लिए एक सर्वे किया था 2016 में पाकिस्तान में, तो 2 चीजें गरीब मांगता था। वो कहता जी मेरी छत हो जाए तो मैं 12 की बजाय 15-20 भी दूंगा, मैं इतने साल से किराए में रह रहा हूँ। सो पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से कि ये चीजें जो हैं गुड इन द सेंस कि भाई हमें इनको आ रही हैं, सपोर्ट करना है, और जहाँ पे काम कम हो रहा है वहाँ पे ये प्रेशर डालें। बिल्कुल जायज़ है कि जी काम तेज किया जाए, ब्यूरोक्रेसी पे भी अफसर भी कहा जाए। सर पॉइंट आ गया सर आपका, मुझे इजाजत दीजिएगा मैं जरा सुनील बंद साहब से भी जरा इस सिलसिले में जरा एक पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं। सुनील बंद साहब, जिस हाउसिंग सेक्टर के हवाले से तो हमने बात की, बार बार एक सवाल ब्रेक में भी मुझे बहुत से लोगों के क्वेश्चंस आए हैं कि अब डू वी एक्सपेक्ट कि डॉलर भी जो है, जारी बात है जो प्राइसिंग की गई है इस वक्त मुख्तलिफ गाड़ियों की, वो तकरीबन 165-164 का जब डॉलर था उस प्राइस ब्रैकेट में वो की गई थी, लेकिन उसके बाद हमने देखा डॉलर 151 तक भी आया, 152, नाउ इट्स अबाउट 154, 155। गाड़ियों की प्राइसेस क्या कम होंगी या नहीं होंगी इस बजट के बाद? मंसूर, उसमें अनफॉर्चुनेटली मैं अगेन इट विल बी अ बैड न्यूज़, बट मुझे नहीं लगता, बिकॉज अगर आप ग्लोबल आर्टिकल्स पढ़ लें, ब्लूमबर्ग का मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, तो गाड़ियों का जो खाम माल है बेशक डॉलर नीचे आया है, बट गाड़ियों में जो सबसे ज़्यादा चीज़ शुरू होती है यूज़ होती है वो मेटल शीट है, वो महंगी हो गई है पूरी दुनिया में आफ्टर कोविड। जो है आप फ्रेट देखें, जो फ्रेट है, अगर आप किसी से भी जो बंदा मेरीन ट्रैफिक को जानता है या इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ताल्लुक़ रखता है, वो आपको बताएगा कि जो फ्रेट है वो एटलीस्ट डबल नहीं 3 टाइम्स हो गया हुआ है। इसी तरह गाड़ी के डिफरेंट कंपोनेंट्स जो हैं, अगर आज आप देखें पाकिस्तान में जितनी भी गाड़ियों की कंपनियाँ या ग्लोबली भी, सबकी प्रोडक्शन जो है वो जो है हॉल्ट का शिकार है, बिकॉज जो माइक्रो चिप्स हैं वो नहीं मिल रही। सो मुझे लगता है कि अगर इन चीज़ को आप कपल करके देखेंगे रियलिटी के अंदर, अगर मैंने भी इलेक्शन लड़ना तो शायद मैं भी कह दूं कि हाँ जी सब अच्छा हो जाएगा, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि मुझे नज़र आता है कि गाड़ियों की प्राइस नीचे आएगी। तो फिर इसका मतलब है कि जो सिचुएशन चले, गाड़ियों की प्राइसेस नीचे नहीं आएंगी लेकिन गाड़ियों की सेल्स इंप्रूव होंगी, आपको ये लगता है? लोअर सेगमेंट की सेल्स भी इंप्रूव नहीं होंगी जब तक लोअर इनकम क्लास जो है उसके पास इनकम इंक्रीज़ नहीं होगी। और जिस तरह आपसे पहले बात हो रही थी कि जो एक सर्टन सेगमेंट की गाड़ियाँ हैं उनकी सेल बिल्कुल इंक्रीज़ हो जाएगी, बट गरीब आदमी के लिए जिसको कहा जाता है, या लोअर क्लास के लिए या लोअर मिडिल क्लास के लिए जो गाड़ी है जो 800 सीसी नीचे है, उस पर नहीं मुझे नज़र आता कि कोई भी प्राइस या तो रिलीफ मिले। एज अगर गवर्नमेंट कोई रिलीफ देना चाहे तो अगेन जिस तरह हमेशा मैं बात करता हूँ कि 0 मीटर गाड़ी जो है उस पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 35 to 38% जो है वो टैक्सेस हैं। आप उस पर रिलीफ दे सकते हैं कि जी हम एक सर्टन इनकम क्लास के लिए, जिस तरह हाउसिंग में दिया है कि हम 800 सीसी नीचे गाड़ी जो है उसको सस्ता करना चाहते हैं, और वो बाउंड किया जाए प्रोड्यूसर को कि वो जो टैक्स रिलीफ दिया जा रहा है वो पास करे कस्टमर को। अच्छा सुनील साहब, एक सिर्फ चीज़ क्लियर कीजिएगा, ये थोड़ी देर पहले जगम साहब ये फरमा रहे थे कि घरों की परचेजिंग के लिए जो है वो फैमिली इनकम को अब क्लब किया जा रहा है कि जी फैमिली की पूरी इनकम असेसमेंट होगी। दिस इज नॉट द सेम केस इन कार्स? सर गाड़ी में भी है, क्लब होगी, लेकिन मेरा सवाल ये होता है गवर्नमेंट ये जब एक्सपेक्ट करती है कि सारा कुछ क्लब कर लें, लोग बच्चों के स्कूल की फीस भी क्लब करके देखते हैं, अगर हम अपने ड्राइवर से बजट बनाना शुरू कर दें तो आप डिप्रेशन में चले जाएंगे कि आप उनको जो तनख्वाह देते हैं उसके साथ वो अपने घर का बजट कैसे चलाते हैं, जिसमें गाड़ी, बिजली, घर, ये सब कुछ शामिल है। गाड़ी तो खैर छोड़ दें, वर्किंग क्लास के लिए गाड़ी तो इम्पॉसिबल है। सो आप उनको घर बना के देंगे जो 12 से 13 हज़ार किराए पे होगा, वो जिस लोकेशन पे होगा वहाँ से जब वो आपके घर पे काम करने के लिए आएंगे तो उसकी कम्यूट का पैसे कौन देगा? और अगर आप उनका बजट बनाना शुरू कर दें तो वो एक जो बड़े फैंसी फिगर्स तो लगते हैं, बट मुझे रियलिटी से बहुत दूर लगते हैं। ठीक है, इस वक्त मुजम्मिल हुसैन साहब हैं जी हमारे साथ। मुजम्मिल साहब आप मुझे सुन सकते हैं? अच्छा, मुजम्मिल साहब भी हमारे साथ। मुजम्मिल साहब अब जरा हम थोड़ा सा टैक्सेशन के हवाले से सर, बिकॉज ऑब्वियसली बहुत से ट्रेडर्स भी इस वक्त ये हमारी ट्रांसमिशन देख रहे हैं। द बिगेस्ट प्रॉब्लम एवरी गवर्नमेंट फेसेस इज कि जी टैक्स कलेक्शन हमने किस तरह बेहतर करना है। पॉइंट ऑफ सेल्स के हवाले से बड़ा काम किया, पिछली दफ़ा ID कार्ड दिखाया जाए 50,000 से ऊपर का जो है वो एक पूरी कोशिश की गई, लेकिन ऑब्वियसली वो पूरी नहीं हो सकी। 5,800 का अब टारगेट जो है वो सेट कर रही है ये हुकूमत। डू यू थिंक कि ये पॉसिबल है, अचीवेबल है, हो सकेगा जो हुकूमत जो प्लान कर रही है? देखें, मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं हमेशा से एक पॉइंट ऑफ व्यू लेता हूं कि हर 5 साल में ना
एक नेचुरल ग्रोथ ऑफ टैक्स से भी ना आपका टैक्स डबल हो जाता है। तो इस क्योंकि आप अगर 10% महंगाई ले लें साल की, तो 5 साल में 50% महंगाई हो गई, और अगर एवरेज 4-5% जीडीपी ले लें तो वो 5 साल की 25-30%, उसको कंपाउंड करें तो कुछ आप हाथ पैर ना भी हिलाएं ना, तो आपका जो है 100% टैक्स बढ़ जाता है। इसीलिए आप देखेंगे 2013-2018 में हमारा टैक्स डबल ज़रूर हुआ, लेकिन टैक्स टू जीडीपी नहीं बढ़ा। तो आई विल नॉट बी सरप्राइज के पहले 2 साल खराब थे, इस साल जो है दे आर ऑल सेट टू मतलब हिट। अभी तक तो 15% की टैक्स ग्रोथ है, अगर हम इसी नंबर को ले लें तो ये 4600, 4650, 4700 में आएंगे। हालांकि मेरा ख्याल है कि 4800 भी क्रॉस हो सकता है। तो अगले साल 1000 अरब रुपए ये टारगेट कर रहे हैं ऊपर, जिसमें 8% इन्फ्लेशन है, 5% ग्रोथ है, तो 13, तो मतलब मोटा राणा आप साहब, कहें सर कुछ मैं ना भी जल्दी करें से ना तो- शहबाज राणा साहब का सर इस पे जरा कमेंट। शहबाज साहब, हाउ मच डू यू एग्री विद दिस? अचीवेबल? देखिए, जो बात ये कर रहे हैं वो प्रैक्टिकली शायद उस तरह ना हो। थियोरेटिकली तो बात ठीक है कि एफबीआर हाथ ना भी हिलाए तो हर साल 13% तो ग्रोथ आनी चाहिए ना, महंगाई की वजह से और जीडीपी ग्रोथ की वजह से। लेकिन अगर आप पिछले 10 साल का भी उठा के देख लें तो हर साल जो ग्रोथ है एफबीआर की कलेक्शन में, वो जरूरी नहीं है कि उस ग्रोथ से रेट से भी ज्यादा हो, जो नॉमिनल ग्रोथ है जिसको ये कह रहे हैं हाथ ना भी हिलाएं। इसकी मिसाल ये है कि इस साल जो आपकी कलेक्शन अगर 4700 अरब रुपया हो जाती है और अगले साल एफबीआर का टारगेट अगर 5800 अरब रुपया है, तो एफबीआर दफ्तर बंद भी कर दे इस मॉडल के मुताबिक तो इसको 5300 अरब ऑटोमेटिकली हो जाना चाहिए। तो फर्क रह जाता है पीछे 500 अरब रुपए का, जहां पे आपके नए टैक्सेस आएंगे। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका ज़ैगम रिजवी साहब, शहबाज राणा साहब, मुदैन साहब हमारे साथ थे, और सुनील मन साहब। नाज़रीन, बजट के हवाले से हमारी ये ट्रांसमिशन जो है एक जारी है। एक हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे एक्सप्रेस हेडलाइंस, और उसके बाद न्यूज़ बुलेटिन होगा, जिसके बाद हमारी इस ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।